गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है, कल हमने हमारा पोर्शन कंप्लीट किया था बायोलॉजी का सेकंड यूनिट, जिसका नाम था पादप कार्य की फर्स्ट या प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट। उस यूनिट के अंतर्गत 5 लेसन आते थे। वो 5 लेसन हमने कल कंप्लीट किए थे और हमारा लास्ट चैप्टर था उस यूनिट का एंजाइम। ठीक है बच्चों, वो यूनिट अपनी 9 नंबर की थी, तो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट थी वो। ठीक है, आज हम हमारी बायोलॉजी की तीसरी यूनिट शुरू करेंगे, बायोलॉजी की थर्ड यूनिट शुरू करेंगे, पादप कार्य की सेकंड या प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड। ठीक है बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड या पादप कार्य की सेकंड जो यूनिट है, जो आपकी बायोलॉजी की थर्ड यूनिट है, उसका पहला चैप्टर है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है बच्चों, और बायोलॉजी का आपका ये 10वां चैप्टर है, बायोलॉजी की बुक में ये आपका 10वां चैप्टर है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन की, कि आप फोटोसिंथेसिस किसे बोलोगे या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, पादप के हरे भाग द्वारा, पादप के हरे भाग द्वारा, हरे भाग मतलब वह भाग जिनमें पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पादप के हरे भाग द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में जल व CO2, H2O व CO2, जल व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन का निर्माण किया जाता है। पादप के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन का निर्माण किया जाता है। यह प्रोसेस ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, इसके अगर इक्वेशन की बात करें हम, तो इसकी इक्वेशन है 6CO2 प्लस 12H2O। प्रेजेंस किसकी नेसेसरी है या किसकी उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 और H2O मिलकर क्या बनाते हैं? शर्करा बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं। यही क्या है? पादप का भोजन है। क्या है? पादप का भोजन। ठीक है, तो मेन उत्पाद क्या हो गया? ग्लूकोज। ठीक है, इसी के साथ उप उत्पाद के रूप में क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। और इसी के साथ 6 अणु किसके बाहर निकलते हैं? जल के बाहर निकलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन हो गई किसकी? प्रकाश संश्लेषण। तो डेफिनेशन आ गई आपको समझ में? पादप के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व H2O, जल व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन निर्माण की जो क्रिया है, वो क्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या क्या होता है, कौन कौन सी मेन क्रियाएं होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। तो देखिए क्या होता है, जल का सूर्य की विकिरण ऊर्जा द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का सूर्य की विकिरण ऊर्जा, यहाँ जो सनलाइट यूज में दे रहा हूँ, वो सनलाइट क्या कर रही है, क्या रोल है उसका फोटोसिंथेसिस में, तो वो बता रहा हूँ मैं आपका। जल का सूर्य की विकिरण ऊर्जा द्वारा, जल का सूर्य की विकिरण ऊर्जा द्वारा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। किसके दौरान? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। ठीक है, तो किसका ऑक्सीकरण हुआ? जल का ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, अब इस ऑक्सीकरण से, किस ऑक्सीकरण से? जल के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। तो जल के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। CO2 का अपचयन होता है किसमें? शर्करा में। किसमें? शर्करा में। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई किसमें? फोटोसिंथेसिस में। तीसरा क्या होता है? इस अभिक्रिया में, कौन सी में? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। ऑक्सीजन जो है वो उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। तो मेन उत्पाद तो क्या है? शर्करा, C6H12O6। ठीक है, लेकिन उप उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, तो ये था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं मेनली होती है उसके बारे में, और हमने बात की फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण का इतिहास की। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के इतिहास की, कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में या प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्या क्या खोज की कौन कौन से वैज्ञानिक ने। ठीक है बच्चों, तो पहला वैज्ञानिक आता है स्टीफन हेल्स। कौन सा? स्टीफन हेल्स।
तो स्टीफन हेल्स के अनुसार पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? स्टीफन हेल्स ने बताया कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, जो स्टीफन हेल्स है इनको पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप कार्यकी का जनक या फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर है? अगला है वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले। कौन से वैज्ञानिक? जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने क्या बताया? तो जोसेफ प्रिस्टले के अनुसार पौधे वायुमंडल की अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। ये बात किसने बोली? जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले ने बोला कि पौधे वायुमंडल की अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है, इनके अनुसार, किनके अनुसार? प्रिस्टले के अनुसार प्रकाश संश्लेषण क्रिया में गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायुमंडल से CO2 को पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। ये बात किसने बोली? प्रिस्टले ने बोली। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक जीन शिनेबियर तथा डी सेसर। जीन शिनेबियर तथा डी सेसर दो वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में वायु से CO2 लेते हैं तथा O2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये बात किसने बोली? दो वैज्ञानिक थे, जीन शिनेबियर और डी सेसर। इन्होंने बताया कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं या बाहर निकालते हैं। क्लियर है? अगले वैज्ञानिक हैं पेलेटियर व केवेंटन। पेलेटियर व केवेंटन, इन्होंने क्या बताया? देखिए, तो पेलेटियर व केवेंटन के अनुसार पौधों में मिलने वाले हरे रंग का जो वर्णक, पौधों में जो हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अति आवश्यक है, उस हरे रंग के वर्णक को सबसे पहले इन वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? क्लोरोफिल नाम दिया। इन वैज्ञानिकों ने क्लोरोफिल नाम दिया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आए कि पादपों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को सबसे पहले क्लोरोफिल किसने नाम दिया? तो दो वैज्ञानिक थे, पेलेटियर व केवेंटन। पेलेटियर व केवेंटन। ठीक है बच्चों, और भी वैज्ञानिक है, उनके बारे में पढ़ते हैं हम अभी। अगले वैज्ञानिक है ड्यूरोचेट। ठीक है, तो ड्यूरोचेट ने क्या बताया? तो इन वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या महत्व है, या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल का महत्व कौन से वैज्ञानिक ने बताया? ड्यूरोचेट ने बताया। किसने बताया? ड्यूरोचेट ने। ठीक है बच्चों, अगले वैज्ञानिक हैं जूलियस रॉबर्ट मेयर। जूलियस रॉबर्ट मेयर। तो जूलियस रॉबर्ट मेयर के अनुसार हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर उसे कार्बनिक खाद्य पदार्थों के रूप में संचित कर लेते हैं। उन्हें कार्बनिक खाद्य पदार्थों के रूप में संचित कर लेते हैं। ये किसने बताया? जूलियस रॉबर्ट मेयर ने। इन्होंने बताया कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके उसे कार्बनिक खाद्य पदार्थ के रूप में संचित कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगला वैज्ञानिक है लिविंग। तो लिविंग वैज्ञानिक ने क्या कहा? तो लिविंग के अनुसार प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण, जो ये कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण CO2 से, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है तथा इस कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लिविंग के अनुसार प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किससे होता है? CO2 से होता है तथा इस कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगले वैज्ञानिक हैं एफ ब्लैकमैन। इन्होंने क्या कहा? तो एफ ब्लैकमैन ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। 2 चरण कौन कौन से? प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिनको डिटेल से हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो ब्लैकमैन ने सबसे पहले बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, इसके अलावा ब्लैकमैन ने सीमाकारी कारकों का जो नियम है वो भी प्रस्तुत किया। सीमाकारी कारकों का नियम भी प्रस्तुत किया, जो भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों,
अगले वैज्ञानिक हैं सीवी वोन नील। इन्होंने बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया, या ये कहें कि बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया, और इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन का निकास होता है या जो ऑक्सीजन निष्कासित होती है वो ऑक्सीजन जल के अणुओं से निष्कासित होती है। उच्च वर्गीय पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन अणु का निकास होता है वह निकास किससे होता है? जल के अणुओं से होता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। यह बात किसने बताई? सीवी वोन नील ने। किसका अध्ययन करते हुए? बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करते हुए। ठीक है, फिर इसी से संबंधित बताया था किसने? रॉबर्ट हिल ने। कौन से वैज्ञानिक ने? रॉबर्ट हिल ने। रॉबर्ट हिल ने प्रकाशिक अभिक्रिया का विस्तृत अध्ययन किया। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसका विस्तृत अध्ययन किया और बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन H2O से निकलती है, अर्थात जल से निकलती है। ठीक है, ये बात किसने बताई? रॉबर्ट हिल ने बताई। किसने बताई? रॉबर्ट हिल ने। इसके अलावा रॉबर्ट हिल ने जल के प्रकाशिक अपघटन को भी समझाया। जल के प्रकाशिक अपघटन को भी किसने समझाया? रॉबर्ट हिल ने समझाया। क्लियर है? अगले वैज्ञानिक है केल्विन तथा बेंसन। केल्विन तथा बेंसन। तो केल्विन और बेंसन ने क्या किया देखिए, तो इन्होंने CO2 से कार्बोहाइड्रेट निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को, CO2 से कार्बोहाइड्रेट निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को किसके उपयोग से? C14 रेडियो समस्थानिक। कार्बन का एक समस्थानिक होता है, कौन सा? C14। तो C14 रेडियो समस्थानिक का प्रयोग करके एक चक्र के रूप में समझाया। किसने? केल्विन तथा बेंसन ने। ठीक है, इस चक्र में प्रथम जो स्थायी यौगिक बनता है वो कौन सा होता है? 3PGA। कौन सा? 3PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, जो कि 3 कार्बन युक्त होता है। कितना होता है? 3 कार्बन युक्त। ठीक है, 3PGA बनता है। जो इन्होंने चक्कर समझाया, कौन सा? CO2 से कार्बोहाइड्रेट निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को समझाया, C14 रेडियो समस्थानिक का प्रयोग करके एक चक्र के रूप में समझाया। उसमें प्रथम स्थायी यौगिक कौन सा बनता है? 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, जो कि 3 कार्बन युक्त होता है। इसलिए इस चक्र को क्या नाम दिया? C3 चक्र। क्या नाम दिया? C3 चक्र। अब इस C3 चक्र को डिटेल से पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में आगे। ठीक है बच्चों। अगले वैज्ञानिक है इमर्सन। कौन सा? इमर्सन। तो इमर्सन तथा उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किसके बारे में बताया? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इमर्सन प्रभाव के बारे में समझाया। किसके बारे में? इमर्सन प्रभाव के बारे में समझाया। ठीक है, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे हम चैप्टर में। क्लियर है? तो अगले वैज्ञानिक है ओर्नन। ओर्नन ने फोटोफॉस्फोरिलेशन या प्रकाश फास्फोरिलीकरण की खोज की। इन्होंने फोटोफॉस्फोरिलेशन या प्रकाश फास्फोरिलीकरण की खोज की। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने दो प्रकाश तंत्र प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम करते हैं, PS फर्स्ट और PS सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, उसके महत्व के बारे में भी बताया। तो इनकी डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर में आगे हम। अगले वैज्ञानिक है हैचवे स्लेक। उन्होंने उष्णकटिबंधीय पादपों में या जो मरुस्थलीय पादप है उनमें C4 चक्र की खोज की। किसकी खोज की? C4 चक्र की। इसकी C4 चक्र भी डिटेल से पढ़ेंगे हम बाद में। इन्होंने उष्णकटिबंधीय पादपों में C4 चक्र के बारे में बताया। इसके अलावा गन्ने में C4 चक्र की खोज किसने की? तो गन्ने में C4 चक्र की खोज भी हेच तथा स्लेक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो ये था प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। अगला टॉपिक आता है हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया का स्थल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का स्थल कि पेड़ पौधों में वह कौन सा स्थल है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अगला टॉपिक आता है हमारा प्रकाश संश्लेषण का स्थल कि पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है। तो जो प्लांट सेल होती है या पादप कोशिका होती है उसमें एक कोशिकांग पाया जाता है हरित लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो प्लांट सेल के एक कोशिकांग हरित लवक में संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, अब बात कर रहे हैं अपन हरित लवक की। तो जो उच्च श्रेणी के पौधों में पत्तियों का जो मीजोफिल होता है, मीजोफिल पर्ण मध्योतक, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है पत्ती की संरचना
ऊपरी अधिचर्म, निचली अधिचर्म, बीच में क्या होता है, पर्ण मध्योतक होता है। बीच में क्या होता है, पर्ण मध्योतक होता है, जो दो भागों में विभाजित होता है, खम्भ उत्तक और स्पंजी उत्तक में। तो उच्च श्रेणी के पौधों में पत्तियों का मीजोफिल या पर्ण मध्योतक अत्यधिक सक्रिय प्रकाश संश्लेषी उत्तक है। अत्यधिक सक्रिय प्रकाश संश्लेषी उत्तक है, अर्थात पर्ण मध्योतक में अनेक हरित लवक पाए जाते हैं और हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न हो रही है। और हरित लवक कहाँ पाए जा रहे हैं, पर्ण मध्योतक में। जो पर्ण मध्योतक है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय प्रकाश संश्लेषी उत्तक है उच्च वर्गीय पेड़ पौधों का। तो उच्च वर्गीय पेड़ पौधों की पत्तियों का मीजोफिल या पर्ण मध्योतक अत्यधिक सक्रिय प्रकाश संश्लेषी उत्तक है, अर्थात पर्ण मध्योतक में अनेक हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, पर्ण मध्योतक की एक कोशिका में, पर्ण मध्योतक की एक कोशिका में लगभग 20 से 40 हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब टॉपिक आता है हमारा हरित लवक। कौन सा टॉपिक आता है, हरित लवक। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब टॉपिक पढ़ेंगे हम हरित लवक की संरचना। ये टॉपिक डिस्कस करेंगे हम कल। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और नियमित रूप से पढ़ाई करते रहिए।